गया। और एक और जीत कृष्णलाल पंवार इसराना से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। कृष्णलाल पंवार इसराना विधानसभा क्षेत्र बीजेपी की लगातार अब जीत पर जीत, यानी कि जो ट्रेंड था, क्या अब यह माना जाए कि जो रुझान है वही नतीजा बन जाएगा। और चंद्रमोहन पंचकुला से जीते हैं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भजन लाल के बेटे हैं। इन्होंने जो मौजूदा सीटिंग स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनको हराया। तो क्या ये सेटबैक माना जाए ज्ञानचंद गुप्ता के लिए? क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि मोदी साहब के वो पुराने मित्र हैं, खट्टर साहब के भी बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन इनकी बात करें तो ये भजन लाल के बेटे हैं, कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं जी। और आपको याद होगा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, इन्होंने धर्म चेंज करके ये चांद मोहम्मद बन गए थे और अनुराधा नाम की महिला से शादी कर ली थी जी, जो बाद में फिजा बन गई थी, लेकिन अब वापस से चंद्रमोहन बन चुके हैं। और पंचकुला जो शहर है, जैसे दिल्ली का एनसीआर है, वैसे चंडीगढ़ का जो शहर है, उसको बसाने का श्रेय इनके पिताजी को। और एक और जीत की रणभेरी, ये मुझे लगता है इसमें कुछ तस्वीर सही नहीं आ पा रही है, देखिए, लेकिन भगत सिंह बेनीवाल जीते हैं, लेकिन इसमें जो तस्वीर दिख रही है वो चंद्रमोहन साहब की दिख रही है। एलनाबाद से जीते हैं, तो इसका मायने हुआ है कि अभय चौटाला चुनाव हार गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आईएनएलडी को एक बहुत बड़ा झटका। आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला चुनाव हार गए। अब आप ये देखिए कि आईएनएलडी ये अभय चौटाला ही है जिन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी और ये हम बताएंगे कि किस तरह से हम सरकार बनाने जा रहे हैं या हमारी मदद से सरकार बनेगी, वो खुद अपना चुनाव हार गए हैं जी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अभय चौटाला जो हैं वो बड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। इस वक्त की एक अहम खबर, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी को जीत की बधाई। अमित शाह ने जीत की बधाई दी है नायब सिंह सैनी को, चूंकि नायब सिंह सैनी ने अपनी सीट लाडवा जीत ली है, उस पर बधाई। हालांकि हरियाणा में भी बीजेपी के प्रदर्शन जो है वो भी जबरदस्त है, उस पर भी अमित शाह ने बधाई दी है। नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में प्रेस वार्ता भी करेंगे, ये भी आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीत की बधाई दी है। और ये जो जीत की बधाई है, केवल उनकी जीत की बधाई नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव है वो नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा गया। 56 दिन का जो उनका कार्यकाल था, उन 56 दिनों में जो जितनी भी एंटी इनकम्पेंसी थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर या उनके किसी नेता को लेकर, उसको काफ़ी हद तक ना केवल कम किया है, बल्कि जो अपना ग्राफ है वो बढ़ाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार चुनाव में 40 सीट्स पर विजय हुई थी और उनको जेजेपी का समर्थन लेके सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन इस बार ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, जिसका श्रेय नायब सैनी को जाता है और इसी की बधाई अमित शाह उनको दे रहे हैं जी। अब मुकेश जी, मैं अगर जरा मुद्दों की बात करूं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने बीजेपी को यह जीत दिलाई है? भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का स्टाइल है वो दूसरी पार्टी से अलग है। बहुत सारे काम ऐसे किए जिनको लोगों ने पसंद नहीं किया। जैसे शुरुआत में हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक फरमान जारी किया कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही पंचायत में सरपंच बन सकते हैं। इसका काफी विरोध हुआ। पता है कि प्रदेश के ट्रेंड को तोड़कर कैथल ने राहुल गांधी जी में, खड़गे जी में, कांग्रेस में विश्वास जताया है। मैं हाथ जोड़कर कैथल जिले के हर एक व्यक्ति का, खास तौर से कैथल विधानसभा की तपोभूमि के हर व्यक्ति का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। रणदीप जी, आदित्य ने जिस तरह से आदित्य उतरे, रणदीप ही लड़ रहे थे, रणदीप के टिप्स काम आ रहे थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, क्या इस बार लग रहा कि कैथल में कांग्रेस की झोली में सीट गई? और दूसरी बात, जो ट्रेंड आ रहे हैं शुरुआत में कुछ थे, फिलहाल बीजेपी फिर से सरकार बनती नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी नतीजे आने दीजिए, परिणाम आएंगे तो उस पर टिप्पणी फिर करेंगे देखकर। मुझे अभी भी विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का चांस है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, पहले पूरे नतीजे आने दें। जहां तक कैथल का प्रश्न है, नतीजे साफ हैं। कैथल की 4 विधान लाइव होना। सुरजेवाला ने कि थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। मुकेश सर, कैसे देख रहे हैं आप जो अभी जिस तरह से रुझान अब नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं? कांग्रेस ने शायद बहुत जल्दी कर दी जश्न मनाने में।
बिल्कुल एक शेर भी इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि जिसमें ये लाइन है कि अपने चेहरे के किसे दाग दिखाई देते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। यही कांग्रेस पार्टी थी जो सुबह से लड्डू बांट रही थी, बैंड बाजे के साथ ढोल बजा रही थी। लेकिन अब जो उम्मीद है वो यही है कि जो लास्ट वाले राउंड्स चल रहे हैं उसमें कुछ फेरबदल हो जाए, तो उसको घुमा के अगर कहें तो रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे थे। लेकिन लगातार जो कांग्रेस थी वो पूरे तरीके से इस चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हावी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जो चुनाव के नतीजे निकले हैं इसमें साफ हो गया है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल। आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस का जो उनको एक गरूर हो गया था कि हम ये जीत ही जाएंगे, शायद एंटी इनकम्बेंसी है 2 टेन्योर्स की बीजेपी के खिलाफ, और जिस तरह का जो फीडबैक दिया जा रहा था राहुल गांधी या बिल्कुल तेजिंदर सर, इस वक्त फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्हें हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज भी होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर कही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर है, और साफ स्पष्ट उन्होंने कर दिया है तेजिंदर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ही समझते हैं कि सीएम कैंडिडेट। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट को? देखिए जैस्मिन, ये डे 1 से नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेटेजी जो थी ये क्लियर थी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिलती है, इस कोलिशन, इस अलायंस को बहुमत मिलती है, तो उमर अब्दुल्ला जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन देखिए विद इन दी पार्टी कुछ ऐसी आवाजें हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पहले ये कहा था कि वो असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे जब तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता हैं जो एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर को ये कह रहे थे कि एक ग्लोरीफाइड मेयर होगा। तो अभी कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर से कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ और नाम प्रस्ताव किए हैं, लेकिन अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के जो वालिद हैं, उन्होंने भी ये चीज क्लियर कर दी है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो भी यही दर्शाता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है। लेकिन इस बीच हरियाणा की भी कुछ सीटें जो बीजेपी ने जीती हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं अरविंद कुमार शर्मा गोहाना से। मुकेश जी, कैसे देख रहे हैं बीजेपी के जो नतीजे आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, अरविंद कुमार शर्मा वही शख्स हैं जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। अब गोहाना से इनको टिकट दी विधायक के तौर पर। बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और एक बार दीपेंद्र हुड्डा को हरा भी चुके हैं, जो बड़ी बात है क्योंकि रोहतक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार नहीं जीत पाए थे, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी वही तो महम से भी नतीजे सामने आए। बलराम डांगी महम से जीत चुके हैं और कांग्रेस की झोली में एक और सीट जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है महम की। बिल्कुल, महम भी बिल्कुल जो साथ लगता इलाका है, रोहतक के ही साथ लगता इलाका है और जाट बहुल इलाका इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो बलराम डांगी ने अपनी जीत हासिल की है, इसको बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि महम जो है वो हरियाणा की पॉलिटिक्स का हमेशा से ही एक सेंटर रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बलराम डांगी जीत चुके हैं महम से और लगातार
जिस तरह से अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये रुझान बिल्कुल। तो रणधीर पनिहार आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो नलवा से जीत चुके हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जीत उन्होंने दर्ज करी है। नलवा के बारे में क्या कहेंगे सर रणधीर पनिहार? बिल्कुल, ये जीत लग रहा था कि ये वाली सीट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो पहले से लेकर इसका अंदाज़ा था, लेकिन अब क्योंकि घोषित हो चुकी है तो नलवा साहब को भी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, तो लगातार ये नतीजे अब आने शुरू हो चुके हैं, रुझान अब नतीजों में तब्दील होने शुरू हो चुके हैं और अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बीजेपी अभी तक 90 में से 15 सीटें जीत चुकी है और कांग्रेस 2 सीटें पीछे 13 जीत चुकी है। जेजेपी और इनेलो को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जेजेपी तो नहीं लगता सर अभी कोई सीट निकाल पाएगी, लेकिन INLD, क्योंकि एलनाबाद की सीट से एक उम्मीद तो कहीं ना कहीं इनेलो को है। एलनाबाद का जो नतीजा है वो आ चुका है और उसमें अभय चौटाला की हार हो चुकी है, तो एलनाबाद से अभय चौटाला हारे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि अक्सर जो उनका चुनाव होता है वो जीतते रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के चलते इस्तीफा भी दिया था अपने पद से, फिर वो दोबारा से चुनाव लड़े थे, दोबारा से MLA बने थे और इनेलो से एक मात्र वही थे जो विधानसभा पहुंचे थे, तो उनकी हार अब हो चुकी है। लेकिन ये जो 2 सीटें हैं इनमें एक शायद उनके जो बेटे हैं अर्जुन चौटाला वो है, और दूसरी के बारे में थोड़ा सा अभी हम और इन्फॉर्मेशन लेके अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन एलनाबाद से अभय चौटाला की हार हो चुकी है, ये एक बड़ी खबर के तौर पर है। दूसरा, बार बार ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में अच्छा नहीं कर पाएगी, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट को लेकर भी टीका टिप्पणी की जा रही थी, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। अभी से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 15 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, 13 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन अभी से बधाई यहां पर देनी एक दूसरे को शुरू हो चुकी है। इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं लगता कि थोड़ा सा इंतजार और कर लेना चाहिए था? नहीं, अब क्योंकि ये शुरुआती दौर नहीं है, अब जो EVM हैं वो अंतिम दौर में है, मतलब जो राउंड्स हैं वो तकरीबन पूरे होने की कगार पे हैं, और क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है तो इसमें जो वोट्स का जो मार्जिन रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता, और जब वोट काउंट कर लिए जाते हैं कि कुल कितने वोट गिरे थे और कुल कितने वोट जो है काउंट हो चुके हैं, तो उसको लेकर एक अंदाज़ा बन जाता है, जिसके चलते अब क्योंकि परिणाम भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शायद इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि वो जश्न मना सके। बिल्कुल, तो यहां पर जश्न मनना शुरू हो चुका है और लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से अब ये रुझान नतीजे में बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की भी अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन जो नजर आ रहा था तेजिंदर जी सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं और बहुत कम समय रह गया है जब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति जो है बिल्कुल सामने आ चुकी है। फारूक अब्दुल्ला जो अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उनके बेटे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रही बात, अब देखिए इस इलेक्शन की, कई बड़े चेहरे हैं जो जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा था कि बड़ा उलटफेर करेंगे, कई बड़े चेहरे हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं, जिसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना अपनी नौशहरा वाली सीट हार चुके हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जीत चुके हैं। एक और नया उलटफेर जम्मू कश्मीर में यह हुआ है कि डोडा सीट पे आम आदमी पार्टी पहली बार अपना खाता उन्होंने जम्मू कश्मीर में खोला है, और जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ पार्टियां नई उभर के आई थी, जैसे अपनी पार्टी अभी तक वो कोई खाता नहीं खोल सकी, और अपनी पार्टी के जो सदर हैं अल्ताफ बुखारी वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। जी एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है, जब इसको लेकर हम पहले भी बात करते थे, डोडा की सीट आम आदमी पार्टी डोडा की सीट निकाल कर ले गई। ये कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, बाकी सारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी बात है। देखिए जैस्मिन, एक चीज को हमें ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इतनी ताकत नहीं झोंकी जितनी वो झोंक सकते थे, और हो सकता है कि कुछ और नतीजे उनके फेवर में आ जाते। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन डिक्लेयर होने के कुछ ही दिनों में अपने वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनको फिर से एक्टिवेट किया था, लेकिन उसका नतीजा उन्हें सामने मिला। आज हमने खास चीज जो देखी वो थी कि सबसे पहले महिलाएं वहां पे जश्न मनाने के लिए पहुंची थी। एक तो उसके बारे में हम अपना जानना चाहेंगे, और दूसरे ये नंबर्स आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखेंगे?
सर ये जो है प्रेडिक्ट तो पहले ही हो चुका था कहीं ना कहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस ही जो है ऐसे नंबर्स लेकर आएगी और वही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वजह से भी क्योंकि कश्मीर में वो एतमाद अभी भी भरोसा जो है लोगों को रहा, क्योंकि पीडीपी वो भरोसा तोड़ चुकी अगर हम कश्मीरी लोगों के हिसाब से देखें तो, क्योंकि अलायंस में जब 2014 में आई वो अलायंस नहीं बन पाया, 2018 में वो अलायंस टूट गया। उसके बाद से ही पीडीपी पर जो लोगों का भरोसा था वो टूटता हुआ हमें दिखाई दिया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वजह से भी मजबूती से आ पाई क्योंकि जो नई पार्टियां आई थी उभर कर उन्हें बीजेपी की एबीसी टीम करार दे दिया गया, तो वो प्रॉक्सी पार्टी उन पर लेबल लगना भारी पड़ गया और इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हम देख रहे हैं कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई। कांग्रेस हालांकि जम्मू में और बेहतर कर सकती थी सोडी जी, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन जो हमने अब से कुछ देर पहले भी मैं उस पर आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, जो फारूक अब्दुल्ला का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि बेहतर हुकूमत, जोर जबरदस्ती वाली हुकूमत नहीं, जो लोग जेलों में बंद, क्या आपको ये आयरॉनिक स्टेटमेंट लगा? देखिए पहले तो इससे पहले मैं ये कहूंगा कि मुकेश जी, बीजेपी के बारे में जो सोचा जा रहा था जम्मू कश्मीर में कि बीजेपी बुरे हालात होंगे, बीजेपी की वैसे बुरे हालात नहीं हुए। 24 सीटें अभी तक बीजेपी जीत चुकी है, 5 सीटों पे लीड बरकरार रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं 28 से 29 सीटें जो है वो बीजेपी के जी 25 हाँ 25 हाँ, तो इसका इजाफा हुआ 4 सीटें, क्योंकि जब अभी पूरा डेटा सामने आएगा तो कहां से उन्हें सीटें मिली हैं, कहां से वो हारे हैं, लेकिन बीजेपी उतना बुरा नहीं कर पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो बाकी सीट्स हैं इनको भी मैं समझना चाहूंगा कि एक बार बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, तो पिछले जब 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब कांग्रेस में स्प्लिट क्या है? मैं मुकेश जी देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो सीटें निकाली हैं वो प्रीडोमिनेटली कश्मीर रीजन से निकाली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादातर सीटें जो हैं, देखिए जम्मू कश्मीर में एक रीजनल डिवाइड है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जम्मू जो है, जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट वो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं और कश्मीर जो है वो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। अगर आप देखेंगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस तरह का आज जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखेंगे जो जम्मू रीजन का मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त मिली है। कश्मीर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है ही, क्योंकि बीजेपी का कोई भी खाता वहां नहीं खुला। जो आपके पास बीजेपी की अभी तक 24 सीटें हैं और 5 पे जो लीड बनाए हुए हैं वो जम्मू का वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। और आप इसमें एक और चीज देखें, जम्मू के कई दिग्गज नेता जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस में रहे हैं, चौधरी लाल सिंह हुए, वो अपनी सीट हार चुके हैं। रमन भल्ला, जिन्हें एक कद्दावर नेता माना जाता था, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट थे, वो भी सीट हार चुके हैं। और पहली बार डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो बीजेपी के लीडर हैं, लेकिन पहली बार वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उन्होंने एक बड़े लीडर रमन भल्ला को हरा के वो सीट आरएसपुरा वाली सीट जीत ली है। बाकी जो आप देखिए, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, जब ये सरकार बनेगी, जो सरकार की फॉर्मेशन होगी, उसमें जम्मू की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास जो सीटें आई हैं वो कश्मीर घाटी से हैं और जम्मू ने वोट किया है बीजेपी के लिए। तो जब वो सरकार बनती है, क्या वो जम्मू को उनका जो ड्यू है वो दे पाएगी, कि जम्मू का जो शुरू से ग्रीवांस रहा है कि जम्मू को इग्नोर किया जाता है? मैं आपसे पूछता तो ज्यादा अच्छा लगता। मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं कि क्या उसको ये जो सरकार है हल कर पाएगी। इसीलिए जैसे मुनाजा ने भी कहा, और सर इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये कहना कि जम्मू रीजन में कांग्रेस जितना अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, कांग्रेस ने वो नहीं किया। अगर कांग्रेस इतनी सीटें, जम्मू रीजन में 11 सीटें कांग्रेस निकाल पाई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पे कांग्रेस ने वहां पर सीटें जीतने में कहीं ना कहीं। जैसे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे मुनिजा ने एक सवाल पूछा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट पे। देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी, और ये जो उनकी स्टेटमेंट है इसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पे भी रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे पूरे देश की नजर रहती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि जो जेल में बंद लोग हैं, देखिए जेल में कौन है बंद, जेल में पत्थरबाज बंद हैं, जेल में आतंकवादी बंद हैं, और इनका मैनिफेस्टो भी यही कह रहा था कि जब हम पावर में आएंगे तो उन लोगों को जेल से रिहा करेंगे। अब ये रिहा करने का तरीका क्या होगा, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी कि रैंडमली सबको रिहा कर दिया जाएगा, और उसका असर जम्मू कश्मीर पे क्या होगा? इंटरव्यूज मैंने इनके देखे हैं किसी भी जगह पर या पढ़े हैं, तो उसमें इनका जो मुख्य मुद्दा यही रहता था कि हमारे बच्चों को
गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है और जब हम आएंगे तो उनको बाहर क्योंकि निकालेंगे। उसमें माइनर्स भी काफ़ी रहे हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी रहे हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो वो एक मुद्दा जो है बहुत बड़ा हमने कश्मीर डिवीजन में रीजनल पार्टीज़ का देखा है। इस वजह से भी वो लोगों तक, क्योंकि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि इमोशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कश्मीर आप जम्मू वहीं से कश्मीर में ताल्लुक चलती रखती हैं, है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है जी। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि अब खुशहाली फिर से आएगी या खुशहाल है अभी, या अभी और देखिए जरूरत सर, है? उम्मीद तो यही है, उम्मीदें लोगों को वापस है, इसलिए तो हमने देखा कि लोगों की इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन, लोग जो है इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पर, जो हमें पहले नहीं देखने को मिलता था वो अब देखने को मिला। तो रीज़न यही है कि लोग चाहते हैं कि बेहतरी हो, बदलाव आए, खुशहाली हो, जो कि लोगों को लग रहा था कि अब नहीं है, हम शायद हमें वो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को दबाया गया है। तो अब वही उम्मीद है और उसी उम्मीद के साथ लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा जैस्मिन, कि इसको आप देखिए कि ये डेमोक्रेसी की जीत है, चाहे कोई भी पार्टी जीते। कश्मीर घाटी में जहां पर बाइकॉट कॉल दिए जाते थे पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा, सेपरेटिस्ट द्वारा, और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, चीफ मिनिस्टर वहां पर 100, 200, 300 वोट्स लेकर वो जीत जाते थे, मेंबर पार्लियामेंट 1200, 1300 वोट लेकर बन जाते थे। आज आपने देखा कि 60-70% लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, और आपने बात की महिलाओं की, महिलाएं जो नहीं निकलती थी, मुकेश जी, हमने कश्मीर की कई इलेक्शंस कवर की हैं, महिलाएं नहीं निकलती थी वोट डालने के लिए, लेकिन इन तीनों फेजों में हमने देखा, चाहे जम्मू का रीजन हो चाहे कश्मीर का रीजन हो, महिलाओं की लंबी कतार